जी हेलो, कैसी है पब्लिक। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के सेशन में। और मित्रों, आज के इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस इनकम टैक्स का आरटीपी जैन 2026 एग्जाम्स के लिए जो आईसीएआई ने रिलीज कर दिया है। जीएसटी का डिस्कशन हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे हर बार की तरह। आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के नाम पर है। अगर आप मुझसे कहो कि सर आरटीपी में जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके के हैं, तो मैं आपसे कहूंगा मॉडरेट लेवल के आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, राइट। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आईसीएआई एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। मोर और लेस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकल कर आते हैं, राइट। तो कंपैरेटिवली आपके पास अगर देखा जाए तो इससे पहले जो आरटीपीज आए हैं, टू बी फ्रैंक, उसमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग अपने पास जब जाइएगा एग्जाम में तो प्रीवियस आरटीपी जरूर से देखकर जाइएगा। हमारे इसी चैनल पे आपको वो वाले प्रीवियस अटेम्प्ट के आरटीपीज भी मिल जाएंगे। एटलीस्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स के जरूर से देखकर जाना। करंट वाला तो देखना ही है और पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट का भी जरूर से देख लेना, सो दैट यू विल बी हैविंग अ गुड कमांड ओवर इट, राइट। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हम हमारे डिस्कशन को चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स का जो ये केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है इसे देखने वाले हैं। आराम से एक एक चीज को तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे। कहता है जी, मिस्टर विवेक मल्होत्रा हैं, ये एक इंडियन रेसिडेंट हैं और इनके पास 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। बहुत अच्छी बात है। 2 of them are in दिल्ली, of which 1 is self occupied and second is let out for a monthly rent of 1,40,000 to Mr. सुशील, a salaried individual। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर हमारे पास 2 हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली में है और 2 हाउस प्रॉपर्टी हमारे पास मुंबई में है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये दिल्ली है और ये हमारे पास मुंबई है। दिल्ली में इसके पास 2 HP हैं, इनको मैं नाम दे देता हूं HP1। HP1 इन्होंने लेट आउट कर रखी है एट ₹1,40,000 पर मंथ, ठीक है। और HP2 इनका सेल्फ ऑक्यूपाइड चल रहा है। कहता है द अदर टू प्रॉपर्टीज आर इन मुंबई। टू रिड्यूस हिज टैक्स लाइबिलिटी he gifted one of the residential house property in Mumbai to his wife Mrs. Anika and second one to his minor daughter Miss Pooja without adequate consideration in April 2024। तो कह रहा है सर मुंबई में इसके पास 2 HP है, एक HP3 है और एक HP4 है। और भाई साहब ने क्या किया है, मुंबई वाली HP इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए इन्होंने गिफ्ट कर दी है अपनी वाइफ को और अपनी माइनर डॉटर को फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए इन्होंने अपनी माइनर डॉटर को भी इसे गिफ्ट कर दिया है, ठीक है। माइनर डॉटर को भी इन्होंने यहां पर गिफ्ट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कहता है जो एक्सपेक्टेड मंथली रेंट है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इन दिल्ली इज 50,000 एंड जो एक्सपेक्टेड मंथली रेंट है ऑफ प्रॉपर्टी इन मुंबई इज 75,000 ईच। कह रहा है कि सर दिल्ली वाली प्रॉपर्टी का जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 50,000 रुपए महीना है और जो यहां पर मुंबई में है यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट 75,000 रुपीज महीना है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कहता है, ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 120 फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब इस प्रॉपर्टी के लिए इसने म्युनिसिपल टैक्सेस भी पे करे हैं, 1,20,000 रुपए के। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कहता है सर, आगे कहता है इन एडिशन, इसके अलावा इन एडिशन विवेक सोल्ड a plot of land in Bengaluru on 19th December 2024 for rupees 49 lakh for which he paid 1% as a brokerage on a sale consideration। तो इन्होंने अपना एक प्लॉट ऑफ लैंड
49 लाख रुपीस का सेल कर दिया है और 1% की ब्रोकरेज दी है। ट्रांसफर जो हुआ है वो 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है, यानी कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो इसकी आपके पास है 55 लाख रुपीस की। तो जैसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी दिखाई दे आप क्या करेंगे सर, आप यहां पर सेक्शन 50C लगाने की कोशिश करेंगे, सेल वैल्यू का 110% करेंगे तो ये आपके पास 53.9 लाख आएगा। सेल वैल्यू का 110% करेंगे तो 53.9 लाख आएगा, यानी कि आपकी जो सेल वैल्यू है उसका 110%, सेल वैल्यू का 110% आपके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है। तो एज पर सेक्शन 50C आपकी जो एसडीवी है वो आपके 110% ऑफ सेल वैल्यू से ज्यादा की है। देयरफॉर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, एसडीवी माना जाएगा, यानी कि 55 लाख रुपीस माना जाएगा। ये प्लॉट आपने परचेज किया था 1992 में 3 लाख रुपए का। इसका फेयर मार्केट वैल्यू और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 1 अप्रैल 2001 की दे रखा है 7.2 लाख एंड 7 लाख रिस्पेक्टिवली। विवेक ने इन्वेस्ट कर दिए 12 लाख इन RECL बॉन्ड्स ऑन 15 जुलाई 2025। तो आपको इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट 3 लाख रुपए की है 1992 में। 1 अप्रैल की FMV और SDV दे रखी है। FMV और SDV में जो भी लोअर है उसको पकड़ लेते हैं और फिर उस लोअर को ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं और जो हायर होता है उसे कॉस्ट बनाते हैं। तो 7.2 और 7 विच एवर इज लोअर 7 और 3 विच एवर इज हायर 7। तो आपकी यहां पर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास 7 लाख रुपीस की निकल कर आ जाएगी। ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है। तो जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे, इनकम कैलकुलेट करते वक्त आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पर नहीं मिलेगा। इसके बाद कहता है कि आपने RECL के बॉन्ड्स में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। RECL के बॉन्ड कहां पर आते हैं, सेक्शन 50EC में आते हैं। और सेक्शन 50EC कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर। तो ट्रांसफर की डेट है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर से अगर आप 6 महीने काउंट करोगे तो 6 महीने आपके निकल कर आएंगे 19 जून के आसपास। और आपने इन्वेस्टमेंट करी है 15 जुलाई को, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करी है 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद करी है तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि इसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, पॉलिसी ए ली है इसने 15/5/2023 को और पॉलिसी बी ली है इसने 1 जुलाई 2023 को। दोनों के लिए 10 साल की पॉलिसी है। सम एश्योर्ड है 35 लाख और 25 लाख और जो ये प्रीमियम देता है वो देता है 3.5 लाख एंड 2.5 लाख रिस्पेक्टिवली। अब याद करो अदर सोर्सेस में मैंने आपको क्या बताया था कि सर आपको सेक्शन 1010D की एग्जेम्पशन इंश्योरेंस पॉलिसी की कब मिलती है, जब 2 कंडीशंस पूरी हो। एक तो आपका प्रीमियम अप टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड होना चाहिए और आपका जो एग्रीगेट प्रीमियम है फॉर ऑल द पॉलिसीज वो आपका अप टू 5 लाख होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। तो अगर पॉलिसी ए का तुम सम एश्योर्ड देखो 35 लाख है, 35 लाख का 10% 3.5 लाख होता है। तो पॉलिसी ए का प्रीमियम 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है और जो तुम प्रीमियम दे रहे हो वो 3.5 लाख है, 5 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा है। पॉलिसी बी को अगर तुम देखते हो तो पॉलिसी बी का सम एश्योर्ड 25 लाख है। 25 लाख का 10% 2.5 लाख होता है, ये भी 10% को एक्सीड नहीं कर रहा। लेकिन अगर तुम पॉलिसी ए और पॉलिसी बी का प्रीमियम ऐड कर दोगे तो वो 5 लाख के बियॉन्ड चला जाएगा। तो तुमको दोनों पॉलिसी की एग्जेम्पशन नहीं मिल पाएगी, मतलब तुम्हें इन दोनों पॉलिसीज में से किसी एक पॉलिसी की ही एग्जेम्पशन मिल पाएगी क्योंकि तभी वो प्रीमियम 5 लाख वाली कंडीशन को पूरा करेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे,
सर जिसका सम एश्योर्ड ज्यादा है हम उसको एग्जेम्प्ट करवाने की कोशिश कर लेंगे। तो यहां पर हम एक ही एग्जेम्पशन लेने की कोशिश करेंगे, एक ही एग्जेम्पशन लेने की कोशिश करेंगे। यह सवाल आपसे इसीलिए पूछा गया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आपको यहां पर 80C में डिडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि आप साल भर में इधर 3.5 लाख दे रहे हो और इधर 2.5 लाख दे रहे हो, मतलब साल भर में 6 लाख का प्रीमियम दे रहे हो। तो 80C में आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी मिलेगा। 80C में आपको यहां पर 1.5 लाख रुपए का बेटा डिडक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा, यहां पर उसकी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विवेक ने ऑप्ट आउट कर लिया है, विवेक ने ऑप्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी कि ये ओल्ड रिजीम में बातचीत करने वाला है, यानी कि ये ओल्ड रिजीम में बातचीत करने वाला है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ विवेक। आपको HP की इनकम बतानी है। तो ये वाला जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो HP की इनकम की बात कर रहा था। क्वेश्चन ने आपको यह बता दिया था कि दिल्ली वाली प्रॉपर्टी लेट आउट है और दिल्ली की दूसरी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मुंबई वाली प्रॉपर्टीज के लिए क्वेश्चन बता नहीं रहा कि इनको हमने लेट आउट करा है कि नहीं। अगर लेट आउट करा होता तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का भी रेंट गिवन रहता। इन दोनों प्रॉपर्टीज का रेंट नहीं गिवन है, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है राजा बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, ठीक है। अब राजा बेटा याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था डीम्ड ओनर का, कि अगर असेसी ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए HP अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दी है या अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी है, तो ऐसे केस में हम यहां पर डीम्ड ओनर किसको मान के चलेंगे, असेसी को ही मान के चलेंगे। तो विवेक बाबू ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड और वाइफ को गिफ्ट कर दी। भले ऑन पेपर्स ये लोग मालिक हैं, लेकिन इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से विवेक भैया को मालिक माना जाएगा, विवेक भैया को मालिक माना जाएगा। ये बात क्लियर है सर? हाँ सर, ये बात क्लियर है। विवेक भैया को यहां पर मालिक माना जाएगा, विवेक भैया को यहां पर मालिक माना जाएगा। अब बाबू एक बात बताओ, क्या किसी एक व्यक्ति के पास 3 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं? नहीं, आपके पास मैक्सिमम 2 ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं। आपके पास मैक्सिमम 2 ही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं। आपके पास 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती। तो अब राजा बेटा इनमें से किसी भी 2 प्रॉपर्टीज को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और किसी भी एक प्रॉपर्टी को डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाएगा। अब हम क्लास में क्या करते थे? क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक बार आप तीनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के इनकम निकाल लो, फिर तीनों को डीम्ड लेट आउट मान के इनकम निकाल लो, और फिर कॉम्बिनेशन बना लो। जिस कॉम्बिनेशन में लोअर इनकम आएगी वो कॉम्बिनेशन आप चूज कर लेना। क्लास में यही सिखाया गया है। लेकिन अगर तुम यहां पर देखो तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड नहीं है। यहां पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड नहीं है, ना दिल्ली वाली प्रॉपर्टी में ना मुंबई वाली प्रॉपर्टी में। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे तो तीनों घरों की इनकम नील ही निकल कर आएगी, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस किसकी वजह से आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड की वजह से आता है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है ही नहीं, तो तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड की प्रॉपर्टी नील ही निकल कर आएगी। यानी कि डिसीजन मेकर कौन बनेगा? डीम्ड लेट आउट बनेगा। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज में जिसका भी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है उसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड बना लो, और जिसका एक्सपेक्टेड रेंट कम है उसे डीम्ड टू बी लेट आउट मान लो। इन 3 प्रॉपर्टीज में से 3 प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड है,
इन 3 प्रॉपर्टीज में से किसी 2 प्रॉपर्टी को ही सेल्फ ऑक्यूपाइड बना सकता है विवेक, किसी एक को डीम्ड लेट आउट बनाना पड़ेगा। तो जब डीम्ड लेट आउट बनाना है तो किसको बनाएंगे? जिसका एक्सपेक्टेड रेंट कम होगा। मुंबई वाले घरों का एक्सपेक्टेड रेंट 75,000 है, इनको हम क्या करेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड बना देते हैं। और दिल्ली वाले घर का एक्सपेक्टेड रेंट कम है, इसे हम लोग क्या करेंगे सर? इसे हम लोग डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे। तो आपका दिल्ली वाला HP1 एक्चुअली में लेट आउट है और दिल्ली वाला HP2 डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। ये डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा और मुंबई वाले घर आपके दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए जाएंगे। तो अब आपकी सिचुएशन क्या बनेगी ये देखिए। अब आपकी सिचुएशन क्या बनेगी? जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है उसमें 1,40,000 इंटू 12 साल भर का आपका पास रेंट आएगा 16,80,000 रुपए। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होंगे 1,20,000 रुपए के। आपके पास एनएवी आ जाएगी 15,60,000 रुपए की। इसमें से 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है ही नहीं, तो दिल्ली वाली लेट आउट प्रॉपर्टी का 10,92,000 आ जाएगा। जो दिल्ली की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसे डीम्ड टू बी लेट आउट मान लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम 2 घर ही सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो जो हमारे मुंबई वाले घर हैं, जो मुंबई वाले घर हैं जिनका विवेक डीम्ड ओनर माना जा रहा है, हमने इन दोनों को क्या कर लिया है? सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है। इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्यों माना है? क्योंकि यहां पे एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा था। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड वगैरह कुछ नहीं थी। तो डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है? जिसका रेंट कम है। तो दिल्ली वाले का एक्सपेक्टेड रेंट कम है तो हम उसको यहां पर डीम्ड लेट आउट बना देंगे। तो 50,000 रुपए महीना उसका एक्सपेक्टेड रेंट है, तो साल भर का 6 लाख हो गया। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का इंफॉर्मेशन HP2 को लेकर गिवन नहीं है तो वो 0 हो गया। एनएवी 6 लाख की आ गई, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड है नहीं, तो आपके पास 4,20,000 की इनकम आ गई। तो टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई? 1092 प्लस 420 प्लस इन दोनों का निल, इसको आप जोड़ लोगे आपके पास आएगा 15,12,000। 15,12,000। तो आपका पहले वाले पार्ट का जो आंसर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 15,12,000। ये मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। 15,12,000 इज द आंसर। 15,12,000 इज द आंसर। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कंप्यूट करना है इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? बिल्कुल आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पर क्या बनेगी सर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे 55 लाख की बनेगी। 55 लाख क्यों बनेगी? क्योंकि 50C लग जाएगा। एसडीवी जो है वो 110% ऑफ सेल वैल्यू से ज्यादा है। इसके बाद आपने 1% का ब्रोकरेज दिया है सेल्स कंसिडरेशन का। सेल्स कंसिडरेशन 49 लाख है। 49 लाख का 1% निकाल लीजिएगा, ट्रांसफर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है तो इंडेक्सेशन यहां पर होगा नहीं। इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। कैपिटल गेन का कैलकुलेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी एसडीवी बनेगी, क्योंकि आपकी एसडीवी एक्सीड कर रही है 110% ऑफ सेल वैल्यू को। देयरफॉर एसडीवी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना लेंगे एज पर सेक्शन 50C 55 लाख रुपए। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1% ऑफ 49 लाख आ जाएंगे 49,000। नेट कंसिडरेशन 5451 बन जाएगा। अब क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 के बाद हुआ है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधे सीधे 7 लाख माइनस हो जाएगी। 7 लाख कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 47,51,000 आ जाएगा। यही आपके ऑप्शन में भी गिवन है राजा बेटा, यही आपके ऑप्शन में भी गिवन है राजा बेटा। 47,51,000 डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी अवेलेबल, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी अवेलेबल टू मिस्टर विवेक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर्स। इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर्स मतलब विवेक का कहां पर टीडीएस कटा होगा आपको यह बताना है। विवेक का कहां पर टीडीएस कटा होगा आपको यह बताना है। तो सबसे पहले विवेक का टीडीएस यहां पर कटा होगा। सुशील भाई साहब एक सैलरीड इंडिविजुअल है,
ये 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया दे रहे हैं, 50,000 रुपए महीने से ज्यादा का किराया दे रहे हैं विवेक को। तो सुशील को 194 IB के अंदर 194 IB के अंदर 2% का यहां पर क्या काटना होगा सर? 2% का यहां पर TDS काटना होगा। 2% किसका? 2% रेंट का, जो पूरे साल भर का रेंट है। तो पूरे साल भर का रेंट कितना है? पूरे साल भर का रेंट कितना है सर? पूरे साल भर का रेंट 16,80,000 है। पूरे साल भर का रेंट 16,80,000 है। तो 16,80,000 पे 2% का TDS कटेगा, 2% का TDS कटेगा। रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे 16,80,000 पे 2%, ये आ गया 33,600। इसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी बेची है, आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उस पे 1% का TDS लगेगा। सेल ऑफ प्लॉट, उस पे 1% का TDS लगता है। 1% का TDS किस पे लगता है? 1% लगता है या तो सेल वैल्यू का या तो SDV का, दोनों में जो भी आपका हायर है। तो हमारे केस में 55 लाख रुपए SDV हायर है। SDV का 1% 55,000, 33,600 प्लस 55,000, आपके पास 88,600 रुपीज का क्या निकल कर आ जाएगा सर? TDS का फिगर निकल कर आ जाएगा। TDS का फिगर निकल कर आ जाएगा 88,600। थर्ड का ए आंसर है, थर्ड का ए आंसर है 88,600। इसके बाद फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द फाइनेंशियल ईयर 2033-34 Mr. Vivek received the maturity proceeds from both the policies 40 lakh and 27 lakh respectively. Considering the most beneficial to Mr. Vivek, which of the following statement is correct? तो सर इसमें से कौन सी पॉलिसी को आप एग्जेम्प्ट करवाओगे? दोनों एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती, एक ही एग्जेम्प्ट हो पाएगी, जिसमें ए में आपके पास जो प्रोसीड्स आ रही हैं वो ज्यादा आ रही हैं। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन जो पॉलिसी ए है उसे एग्जेम्प्ट करवा लेंगे, लेकिन जो पॉलिसी बी है उसे हम लोग टैक्सेबल करा लेंगे। ठीक है, पॉलिसी ए हम एग्जेम्प्ट करवा लेंगे और पॉलिसी बी को हम लोग टैक्सेबल करा लेंगे। तो हमारा जो बेटर ऑप्शन है वो यही है कि पॉलिसी ए को एग्जेम्प्ट करा लो और बी को टैक्सेबल करा लो। अब क्वेश्चन आपसे चाहता है ये बताओ कि विवेक की टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। तो विवेक के पास दो इनकम है। विवेक के पास एक HP की इनकम है, वो कितने की आ रही थी? 15,12,000 की आ रही थी। विवेक के पास एक कैपिटल गेन की इनकम है। कैपिटल गेन कितना आ रहा था? 47,51,000 आ रहा था। इन दोनों को जोड़ दो। इसके अलावा उसके पास डिडक्शन थी 80C में 1,50,000 रुपए की, और कोई डिडक्शन यहां पर थी नहीं। तो इतना कर लो, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। इतना कर लो, आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, मैं निकाल देता हूं यहां पर आपके लिए। तो 15,12,000 प्लस 47,51, ये आपका GTI आ गया। GTI आ गया 62,63,000 और डिडक्शन मिल जाएगा 1,50,000 का। तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी 61,13,000। HP इनकम आपकी नॉर्मल इनकम है, कैपिटल गेन आपकी स्पेशल इनकम है। तो आपको जो ये डिडक्शन मिला होगा वो नॉर्मल इनकम से मिला होगा, यानी कि आपकी जो नॉर्मल इनकम आफ्टर डिडक्शन आ रही होगी वो आ रही होगी 15,12,000 माइनस 150। नॉर्मल इनकम आपकी आएगी 13,62,000। इस 13,62,000 पे आपको स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो 13,62,000 पे अगर आप स्लैब के हिसाब से टैक्स दोगे, 13,62,000 पे आप स्लैब के हिसाब से टैक्स दोगे, तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 आएगा और बचे हुए पे आपका 30% निकल कर आएगा, यानी कि 2,21,100 निकल कर आएगा। अब जब कैपिटल गेन पे टैक्स निकालोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हो
तो टैक्स निकालते वक्त आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 12.5% के हिसाब से टैक्स दे दो बिना इंडेक्सेशन के, या फिर आप 20% से टैक्स दे दो इंडेक्सेशन करने के बाद। तो विदाउट इंडेक्सेशन हम लोगों ने इनकम कैलकुलेट कर रखी है 47,51,000, उसका 12.5% 593,875। इंडेक्स करके आप इनकम निकाल लो, इंडेक्स करके आप गेन निकालोगे तो 29,10,000 आएगा। 29,10,000 का आपका 20% यानी कि 582। इन दोनों में जो भी आपका लोअर है वो आप ऑप्ट कर सकते हो, तो आप यहां पे 582 ले लोगे। तो 221,100 और 582 मिलाकर हो गया 8,03,100। आपकी जो इनकम है वो आपकी 50 लाख के ऊपर जा रही है, आपकी जो इनकम है वो 50 लाख के ऊपर जा रही है। तो यहां पर आपको क्या लग जाएगा, 10% का सरचार्ज लग जाएगा, सरचार्ज लगा दीजिए। इसके बाद 4% का आपका सेस लग जाएगा, सेस लगा दीजिए। सेस लगाने के बाद आपका जो टैक्स निकल कर आएगा दैट विल बी 9,18,750, दैट विल बी 9,18,750। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ यू वांट, मुझे पता है आप कहोगे यस सर वी वांट, तो मैं इसको 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 आपको नहीं दूंगा, इसको मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? आई वांट कि आप इसे खुद से सॉल्व करो। ठीक है, ये मैं सामने से हट जाता हूं आपकी हेल्प के लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट मैं इसका आपको कोई भी प्रिंट आउट वगैरह नहीं दूंगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ले लीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो एमसीक्यू वाला पोर्शन है वो हमारा यहां पर हो जाता है कंप्लीट। और अब हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बातचीत करते हैं। कह रहा है कि मिस आंचल एक इंडियन सिटीजन है, मिस आंचल एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वर्किंग विद द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। She submits you the following information for the previous year ending on 31st March 2025. सैलरी इनकम रिसीव्ड दिया हुआ है, सैलरी इनकम रिसीव्ड दिया हुआ है, रिसीव्ड दिया हुआ है इन मलेशिया फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड देयर। तो आंचल जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के बाहर सर्विसेज रेंडर करी हैं, और आंचल जी इंडियन सिटीजन है। याद करिए रेसिडेंशियल स्टेटस में एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 9, वो कहता था कि अगर इंडियन सिटीजन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया के बाहर सर्विसेज दी हैं और उसके लिए जो सैलरी उनको मिलती है वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। यानी कि ये 2 लाख रुपए की सैलरी यहां पर इंडियन इनकम है। अब सवाल ये उठता है कि ये 2 लाख रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद के हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने से पहले के हैं? द आंसर इज पहले के हैं। सर कैसे पता? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सैलरी इनकम रिसीव्ड, मतलब ये पैसा इनको मिला। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सैलरी में से बाद में होता है ना, जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर यहां पे लिखा होता इनकम अंडर द हेड सैलरी, या फिर लिखा होता सैलरी इनकम कंप्यूटेड, तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं करते। रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब अभी इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होनी है। सर क्या ये मंथली इनकम है कि एनुअल इनकम है? बेटा मंथली इनकम नहीं है, एनुअल इनकम है। कहीं पर भी पर मंथ नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी पर मंथ नहीं लिखा हुआ, एनुअल इनकम है। तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। आंचल ने क्या कर लिया है, ऑप्ट आउट कर लिया है सेक्शन 115 बीएससी से, यानी कि इसको यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की, यानी कि ये इनकम यहां पे 1,50,000 रुपए की रह जाएगी। इसके बाद इनके पास प्रॉफिट है फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन चेन्नई, चेन्नई का धंधा है, ये भी आपके पास इंडियन इनकम हो गई। इसके बाद लॉस है फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन इन वडोदरा, तो ये भी आपका इंडियन इनकम का लॉस है। इसके बाद है लॉस फ्रॉम अ बिजनेस कैरिड ऑन इन यूएसए, धंधा आपका यूएसए में है, मतलब एक्रू अराइज यूएसए में हो रहा है। दो द प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब प्रॉफिट्स भी यूएसए में रिसीव होते हैं। तो एक्रू अराइज इन यूएसए, रिसीव्ड इन यूएसए, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, ये है तो फॉरेन इनकम।
क्यों फॉरेन इनकम? क्योंकि एक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर है और रिसीव भी इंडिया के बाहर है। यूएसए के बिजनेस का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, यूएसए के बिजनेस का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो ये भी आपके लिए फॉरेन ही लॉस है। ठीक है, ये भी आपका फॉरेन का ही लॉस है। सर है लॉस लेकिन आप इनकम बोल रहे हो, है लॉस लेकिन आप इनकम बोल रहे हो। अरे बाबू जब नेगेटिव में है तो मतलब कि वो लॉस है ना। अरे इनकम जब नेगेटिव में रिपोर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉस ही कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन बाली कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 60% of the profit is deposited in a bank in Bali and 40% is received in India। तो बिजनेस बाली में है, मतलब एक्रू अराइज बाली में होता है, 60% प्रॉफिट भी बाली में ही रिसीव होता है, मतलब रिसीव्ड इन बाली, तो ये फॉरेन इनकम हो गया। 40% प्रॉफिट रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो इंडियन इनकम बन गया। यानी कि इसमें से 70 में से 60% यानी कि 42,000 आपकी फॉरेन इनकम है और इसमें से आपका 28,000 आपकी इंडियन इनकम है। रेंट फ्रॉम द एचपी सिचुएटेड इन यूएसए, रेंट फ्रॉम द एचपी सिचुएटेड इन यूएसए एंड रिसीव्ड इन यूएसए, मतलब कि ये फॉरेन इनकम है। और क्वेश्चन में आपको ये क्या दे रखा है? रेंट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे रखा, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है। तो इसमें आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लेना पड़ेगा। आपको जीटीआई निकालनी है, आपको जीटीआई निकालनी है आंचल की, जीटीआई निकालनी है आंचल की। एज्यूमिंग दैट शी हैज ऑप्टेड आउट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएसी ऑन द एजम्पशन दैट शी इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, RNOR है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट है, NR है। तो हमें आंचल की इनकम कैलकुलेट करनी है, अगर आंचल RNOR है या फिर आंचल अगर NR है। तो बाबू एक बात बताओ, अगर आप RNOR हो तो आपके हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? आपके हाथ में एक तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है और दो तरीके की फॉरेन इनकम टैक्सेबल होती है। एक फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है और एक फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में है। इस क्वेश्चन में प्रोफेशनल इनकम का जिक्र नहीं है, तो वो वाली फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है वो टैक्सेबल होगा। तो आंचल अगर RNOR है तो RNOR के हाथ में सबसे पहले ये वाली इंडियन इनकम 1,50,000 की आ जाएगी, ये वाली 1,50,000 की आ जाएगी, ये 80,000 रुपए की आ जाएगी, ये 20,000 का लॉस भी आ जाएगा, ये 20,000 का लॉस भी आ जाएगा, ये सैलरी इनकम चल रही है। ठीक है, ये 20,000 का लॉस आ जाएगा, ये 46,000 और 16,000 का लॉस भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बिजनेस ऋषिकेश से कंट्रोल हो रहा है और RNOR के हाथ में फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है वो भी टैक्सेबल होता है। तो प्रॉफिट अगर टैक्सेबल है तो लॉसेस को सेट ऑफ करने का भी ऑप्शन मिलेगा। 46,000 का यूएसए का लॉस है प्लस 16,000 का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, 46 और 16 दोनों आपको अलाउड हो जाएंगे, 46 और 16। अच्छा मेरी बात समझना, ये सारे के सारे पीजीबीपी हैं, ये सारे के सारे पीजीबीपी हैं, ये सारे के सारे पीजीबीपी हैं। पीजीबीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता, पीजीबीपी का लॉस सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो आपके पास यहां पर कितनी इनकम आ गई? यहां पर कितनी इनकम आ गई पीजीबीपी में? सैलरी में आ गई आपके पास 150 और पीजीबीपी में 80 माइनस 20 माइनस 46 माइनस 16। अच्छा प्लीज मेरी एक बात सुनना, प्लीज 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 मेरी एक बात सुनना। अच्छा एक 70,000 रुपए ये भी तो है, एक 70,000 रुपए ये भी तो है, ये भी तो आपकी यहीं पे आएगी, ये 70,000 रुपए भी यहीं पे आएगी। बाली वाला जो बिजनेस है, जो बाली वाला बिजनेस है, बाली वाला जो बिजनेस है,
ये सारा का सारा पीजीबीपी है। ये बाली का 70,000 भी है ना आपका, ये बाली का 70,000 भी है। इंडियन इनकम तो आएगी ही आएगी, इंडियन इनकम तो आएगी ही आएगी, फॉरेन इनकम भी आएगी क्योंकि कंट्रोल दिल्ली में। इंडियन इनकम तो आएगी ही आएगी, फॉरेन इनकम भी आएगी क्योंकि कंट्रोल दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा ये रेंट फ्रॉम यूएसए नहीं आएगा क्योंकि एक्रू अराइज इंडिया के बाहर है और रिसीव भी इंडिया के बाहर है। तो आपकी पीजीबीपी में इनकम कितनी हो गई, 80 + 70 -20 -46 -16। तो आपकी यहां पर इनकम आ रही है 68,000। तो अगर आप RNOR हो तो आपकी इनकम आएगी 2,18,000 रुपए। अगर आप RNOR हो तो आपकी इनकम आएगी 2,18,000 रुपए। अब अगर मान लो आंचल NR है, आंचल अगर NR है तो NR के हाथ में केवल इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। सैलरी को डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया माना जाएगा, तो सैलरी वाली इनकम तो टैक्सेबल होगी, सैलरी वाली इनकम तो टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब अगर पीजीबीपी वाली इनकम की बात करें, पीजीबीपी वाली इनकम की बात करें तो पीजीबीपी में आपका जो चेन्नई 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 वाला बिजनेस था, चेन्नई वाले बिजनेस में 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, ये आ जाएगा। वडोदरा वाले बिजनेस में आपके पास 20,000 का लॉस है, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो फॉरेन इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे कंट्रोल इंडिया में हो चाहे ना हो। तो ये जो यूएसए वाला बिजनेस है, ये एक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर है, रिसीव भी इंडिया के बाहर है, ये फॉरेन इनकम है, ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम एनआर के हाथ में नहीं आएगी। इसके बाद जो बाली वाला बिजनेस है, बाली वाले बिजनेस में जितना प्रॉफिट इंडिया में रिसीव हुआ था वो इंडियन इनकम है, वो आ जाएगा। तो 28,000 आपकी इंडियन इनकम है, वो आ जाएगा। इसके बाद जो रेंट एक्रू अराइज इन यूएसए है, रिसीव्ड इन यूएसए है, ये भी फॉरेन इनकम है, ये भी नहीं आएगा। तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 88 + 150, इधर आ जाएगा 238। तो आपका आंसर क्या आएगा कि अगर आंचल RNOR है, अगर आंचल RNOR है तो 218 और NR है तो 238। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन मान लो अगर पूछा जाता कि आंचल ROR है तो आपका आंसर कहां पे बदल जाता। सर अगर क्वेश्चन में आंचल ROR होती तो ये जो यूएसए का रेंट है ना, ये भी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता। अगर आंचल ROR होती तो ये यूएसए का जो रेंट है वो भी उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाता। यहां पर आपका फर्क निकल कर आ जाता। ठीक है मालिक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास सैलरी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके पास सैलरी का क्वेश्चन है, और ये सैलरी का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बेसिकली आपसे यहां पर पता है क्या पूछी है, इन्होंने आपसे यहां पर रिलीफ पूछी है अंडर सेक्शन 89। इन्होंने यहां पर आपसे रिलीफ पूछी है अंडर सेक्शन 89। जब मैं आपको सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे आखिरी में आपको ये रिलीफ पढ़ाई थी अंडर सेक्शन 89। इस पे जनरली इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, आने के चांसेस कम है। आरटीपी में दिया है, रिवीजन पर्पस के लिए दिया है, आप पढ़ लो। आज तक ना एक ही बार एग्जाम में आया है, आज तक एक ही बार एग्जाम में आया है। आने के चांसेस कम रहते हैं, आने के चांसेस कम रहते हैं। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 किसकी मिलती है सर? रिलीफ अंडर सेक्शन 89 मिलती है आपको एरियर्स ऑफ सैलरी की। एरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से क्या होता है सर? एरियर्स ऑफ सैलरी की वजह से आपकी करंट ईयर की इनकम बढ़ जाती है और आपका करंट ईयर का टैक्स बढ़ जाता है। तो यहां पर सरकार आपको रिलीफ देती है। अगर ये एरियर जिस ईयर को बिलोंग करता है, अगर उसी ईयर में मिलता तो जो टैक्स आ रहा है और करंट ईयर में जो टैक्स आ रहा है अगर वो ज्यादा है तो आपको डिफरेंस अमाउंट की क्या मिल जाएगी? डिफरेंस अमाउंट की रिलीफ मिल जाएगी। मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है सर? इसमें सबसे पहले आपको करंट ईयर का टैक्स निकालना होता है
इंक्लूडिंग एरियर्स। फिर आपको करंट ईयर का टैक्स निकालना होता है एक्सक्लूडिंग एरियर्स। एक बार करंट ईयर में एरियर्स मिलाकर टैक्स निकालो और एक बार करंट ईयर में एरियर को एक्सक्लूड करके टैक्स निकालो। इन दोनों का जो डिफरेंस है फिर वो निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा टैक्स ऑन एरियर्स इन करंट ईयर। टैक्स ऑन एरियर इन करंट ईयर, इन करंट ईयर। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि करंट ईयर में आपने एरियर्स पे कितना टैक्स दिया है। करंट ईयर में आपने एरियर्स पे कितना टैक्स दिया है, आपको ये पता चल गया। फिर आपको क्या करना है? जिस ईयर को एरियर बिलोंग करता है उस ईयर का टैक्स निकालो। टैक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर टू विच एरियर रिलेट्स ऑन द इनकम इंक्लूडिंग एरियर। ठीक है, जिस ईयर को एरियर रिलेट करता है उस ईयर का टैक्स निकालो इंक्लूडिंग एरियर, और फिर आप क्या करो? उस ईयर का टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग एरियर। जिस ईयर को एरियर रिलेट करता है उस ईयर का वापस से टैक्स निकालो एक्सक्लूडिंग एरियर, एक्सक्लूडिंग एरियर। तो इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस कहलाएगा टैक्स ऑन एरियर टू विच एरियर रिलेट। टू विच एरियर रिलेट, राइट। अच्छा, अब मान लो ये वाली फिगर आ रही है आपकी 1,00,000 रुपए की और ये वाली फिगर आ रही है मान लो जी आपकी 80,000 रुपए की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट ईयर में जब ये एरियर आपको मिला था आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी 1,00,000 की आ गई। लेकिन अगर ये एरियर उसी साल मिल जाता जिस साल को ये बिलोंग करता है तो उस साल आपके ऊपर 80,000 की लायबिलिटी आती। मतलब एरियर्स की वजह से इस साल आपको 20,000 रुपए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो आपको यहां पर क्या मिल जाती है? रिलीफ मिल जाती है। आपको यहां पर रिलीफ मिल जाती है। जितना आप एरियर्स पे एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहे हो करंट ईयर में उसका आपको रिलीफ दे दिया जाता है। ये 20,000 का रिलीफ मिलता है आपकी टैक्स लायबिलिटी में से। जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही होगी टैक्स लायबिलिटी में से आप ये 20,000 को माइनस कर पाओगे। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आशिमा 45 इयर्स की हैं, एचआर मैनेजर हैं पिछले 15 सालों से शिप्रा लिमिटेड में। ये आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं। क्या कह रही हैं? ये कह रही है मेरी बेसिक सैलरी 70,000 रुपए महीना है। ठीक है मैडम, इनकी बेसिक सैलरी 70,000 रुपए महीना है। इनका डीए 24,000 रुपए महीना है जिसमें से 30% आपके रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। बोनस इनका 21,000 रुपए महीना है। तो यहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली 70,000 इंटू 12 करना है। ठीक है, 70,000 इंटू 12 करना है, 840 आ जाएगा। डियरनेस आपको 24,000 मिलता है, सीधे 12 से मल्टीप्लाई करना है। बोनस आपको 21,000 मिलता है, सीधे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, एज इट इज आपको ये फिगर निकालकर लिख देनी है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आगे कह रहा है कि आशिमा 18% बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करती है आरपीएफ में और उसका एम्प्लॉयर भी सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है उसके आरपीएफ में। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अप टू 12% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी एग्जेम्प्ट होता है। तो एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? सर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है 18% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी आ रही थी? सर बेसिक सैलरी आ रही है 840। बेसिक सैलरी आ रही है 840, तो 18% ऑफ 840।
18% ऑफ 840, 840 का 18%, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 151,200। एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? एग्जेम्पशन मिलेगी 12% रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी का। रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी में क्या आएगा? बेसिक सैलरी आएगी, रिटायरमेंट वाला डीए आएगा। इस क्वेश्चन में कमीशन वगैरह नहीं है, तो 24,000 का 30% प्लस 70,000, 77,200 इंटू 12, 926,400, 926,400 का 12%, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 1,11,168। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि 40,032 रुपीस यहां पे टैक्सेबल हो जाएंगे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के 40,032 रुपीस टैक्सेबल हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी जो है वो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रही है 20,000 का टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ आशिमा। सर ये एम्प्लॉयर के हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता है, एग्जेम्प्ट रहता है। ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है, एग्जेम्प्ट रहता है। ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है, दिस इज एग्जेम्प्ट, दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। अच्छा, दिस इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, मैं ना अभी एक दिन पहले कमेंट्स रीड कर रहा था मैराथन में, जो डाल रखी है मैंने पीछे, उसमें एक भूतिया बच्चा था, वो कहता है सर कि आप एग्जेम्प्ट बोल रहे हो, एग्जेम्प्ट तो सेक्शन 10 में दे रखा है, अगर कोई चीज सेक्शन 10 में नहीं दे रखी है तो उसको एग्जेम्प्ट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन टैक्सेबल बोलते हैं। तो राजा बेटा ये देखो, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो ये देखो, इसको एग्जेम्प्ट ही बोलते हैं, एग्जेम्प्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं और ओवर स्मार्ट समझ के क्या ही बोलूं मैं, क्या कर देते हैं, ठीक है। तो एनीवेज इट इज अ एग्जेम्प्ट परक्विजिट, एग्जेम्प्ट परक्विजिट, ओके। इसके बाद कहता है शी रिसीव्ड द एरियर्स ऑफ सैलरी 3,35,000। तो एरियर्स ऑफ सैलरी मतलब मैंने बताया था इंक्रीमेंट विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और जिस ईयर में ये आपको मिलता है उस ईयर में टैक्सेबल होता है। तो 3,35,000 आपको इस साल मिले हैं, तो ये आपके करंट ईयर की इनकम बन जाएंगे। तो ये 3,35,000 रुपीज एरियर ऑफ सैलरी आपकी करंट ईयर की इनकम बन गए। इसके अलावा आपके पास और कोई इनकम नहीं है। ये बता दिया गया कि ये 335 का जो एरियर है वो कैसे आपको दिया गया है। 335 में से 1,20,000 रुपए 2021-22 को रिलेट करता है, 1,10,000 रुपए 2022-23 को रिलेट करता है, 1,05,000 रुपए 2023-24 को रिलेट करता है। आपको कंप्यूट करनी है रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 89 and the tax payable for the assessment year 25-26. Assume that Ashima exercises the option of shifting out of the default regime under section 115 BAC for the assessment year 25। तो आपको बेसिकली टैक्स कैलकुलेट करके देना है, रिलीफ कैलकुलेट करके देनी है। उससे पहले आपको यहां पर क्या करना है? उससे पहले आपको यहां पर सैलरी इनकम निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास इसके अलावा और कोई सैलरी इनकम है नहीं, ये सारे कंपोनेंट को आप प्लस कर लोगे, तो प्लस करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। क्योंकि आप ओल्ड रिजीम में हो तो आपको 50,000 रुपीज का यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये आपके पास इनकम अंडर द हेड सैलरी आ जाएगी। आंचल जो है, आंचल ही नाम है ना, क्या नाम है इसका, असेसी का नाम क्या है? आशिमा। आशिमा क्या कर रही है सर? आशिमा भी अपने आरपीएफ में पैसा डाल रही है। आशिमा भी अपने आरपीएफ में पैसा डाल रही है। जितना पैसा एम्प्लॉयर डाल रहा है उतना ही पैसा आशिमा भी डाल रही है। तो आशिमा ने अपने आरपीएफ में 151,200 रुपीज जमा करे हैं, तो आशिमा को इसका 80C में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 80C में जो डिडक्शन मिलता है वो मैक्सिमम कितने का मिलता है? 150 का मिलता है। तो आशिमा को 80C में आरपीएफ का डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन लेने के बाद आशिमा की जो इनकम आ रही है वो आ रही है 15,55,032। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग कर लेंगे 15,55,030। अब 15,55,030 ये करंट ईयर की इनकम आई है इंक्लूडिंग एरियर। ये करंट ईयर की इनकम आई है इंक्लूडिंग एरियर। और करंट ईयर में आपने क्या किया है सर? करंट ईयर में आपने शिफ्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से, यानी कि आप ओल्ड रिजीम से टैक्स दोगे। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करना है आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर
24-25 का 24-25 का टैक्स कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे इंक्लूडिंग एरियर, एरियर मिला के एरियर मिला के एरियर मिला के आपकी इनकम आ रही है 15,55,030, 15,55,030, 15,55,030। आप इस पे टैक्स निकालोगे और फिर आप एक बार टैक्स निकालोगे एक्सक्लूडिंग एरियर, एक्सक्लूडिंग एरियर। एरियर आपको कितना मिला था? एरियर आपको मिला था 335, तो 1555 030 में से 1555 030 में से आप माइनस कर दोगे 335, यानी कि 12,20,030 पे टैक्स निकालोगे, 12,20,030 पे टैक्स निकालोगे। फिर इन दोनों टैक्स का डिफरेंस निकालोगे, वो डिफरेंस आपको कहलाएगा टैक्स इन एरियर्स या टैक्स ऑन एरियर इन करंट ईयर, इन करंट ईयर, कि करंट ईयर में आपने एरियर पे कितना टैक्स दिया, करंट ईयर में आपने एरियर पे कितना टैक्स दिया। तो ये देखिए, ये मैं इधर से थोड़ी सी चीटिंग कर लेता हूं। इंक्लूडिंग एरियर, इंक्लूडिंग एरियर आपकी इनकम है 15,55,030, एक्सक्लूडिंग एरियर आपकी इनकम है 12,20,030। अब आपको क्या करना है? अब आपको इस पे टैक्स निकालना है, मतलब आप 15,55,030 पे टैक्स निकालोगे तो 290,169 आएगा, ये आएगा 290,169। टैक्स निकालना आपको आता है, पहले 2.5 लाख पे निल, फिर अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख पे 20%, रिमेनिंग इनकम पे 30% प्लस आपका सेस, तो ये आ गया 290,169। और इस पे आप टैक्स निकालोगे, ये आपका टैक्स आएगा 185,649, 185,649, 185,649। तो 290,169 माइनस 185,649, यानी कि करंट ईयर में आपने एरियर पे कितना टैक्स दिया? 1,04,520 रुपए का आपने टैक्स दिया, 1,04,520 रुपए का टैक्स दिया। अब ये एरियर कौन कौन से साल को रिलेट करता है? ये एरियर रिलेट करता है प्रीवियस ईयर 21-22 को, यानी कि असेसमेंट ईयर 22-23 को। असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब असेसमेंट ईयर 23-24, 23-24 मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 को बिलोंग करता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको दूसरा काम करना है कि प्रीवियस ईयर 21-22 में, 21-22 में आपको टैक्स निकालना पड़ेगा, टैक्स निकालना पड़ेगा। एक बार इंक्लूडिंग एरियर, एक बार इंक्लूडिंग एरियर और एक बार एक्सक्लूडिंग एरियर, एक बार इंक्लूडिंग एरियर, एक बार एक्सक्लूडिंग एरियर। तो जरा ध्यान दो, 21-22 में आपकी इनकम कितनी थी? 950, 950 आपकी टोटल इनकम थी जिसपे आपने टैक्स दिया। 21-22 में जब आपने टैक्स दिया होगा तो उसमें एरियर इंक्लूडेड नहीं था, क्योंकि एरियर तो इस साल मिला है, तब तो मिला ही नहीं था, तब आपने 950 पे टैक्स दिया था। तो 950 इज एक्सक्लूडिंग एरियर, 950 इज एक्सक्लूडिंग एरियर, और एरियर कितना है? 120, तो 950 का प्लस 120 इंक्लूडिंग एरियर 1070 पे टैक्स दो। फिर आपको तीसरा काम करना पड़ेगा, अच्छा इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे, इसका डिफरेंस कहलाएगा टैक्स ऑन एरियर, टैक्स ऑन एरियर जो प्रीवियस ईयर 21-22 का आएगा। सेम काम आपको रिपीट करना है, यही काम आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है किसके लिए? 22-23 के लिए एंड 23-24 के लिए। सेम काम जो अभी आपने 21-22 के लिए किया, वही काम आपको 22-23 के लिए करना है और 23-24 के लिए करना है, क्योंकि एरियर्स किसको रिलेट करते हैं? इन सालों को रिलेट करते हैं। एरियर्स इन सालों को रिलेट करते हैं, इन सालों को रिलेट करते हैं। तो इन साल में जो टैक्स है, इन साल में जो टैक्स है, अगर वो कम है और करंट ईयर में जो टैक्स है वो ज्यादा है, तो आपको रिलीफ मिलेगी।
इन तीनों साल को एरियर बिलोंग करता है, इन तीनों साल का जो एरियर्स पे टैक्स है अगर वो कम है और करंट ईयर में एरियर में टैक्स ज्यादा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसका आपको रिलीफ मिलेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है असेसमेंट ईयर 22-23 में और असेसमेंट ईयर 24-25 में आशिमा ने सेक्शन 115 बी एसी ली थी। असेसमेंट ईयर 22-23 में 115 बी एसी ली थी और यहां पर भी 115 बी एसी ली थी और 23-24 में उन्होंने ओल्ड रिजीम से टैक्स दिया था। तो 22-23 में न्यू रिजीम से टैक्स निकलेगा, 24-25 में न्यू रिजीम से टैक्स निकलेगा, 23-24 में ओल्ड रिजीम से टैक्स निकलेगा। अब आपको स्लैब रेट याद नहीं करने, क्वेश्चन बता देगा आपको, ठीक है। अब आपको रेट्स ऑफ टैक्स क्वेश्चन ने बता दिए। कह रहा है कि जो रेट ऑफ टैक्स है अंडर द नॉर्मल प्रोविजंस फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24, 24-25 आर सेम एज फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। मतलब कि ओल्ड रिजीम का स्लैब रेट सेम है, ओल्ड रिजीम का स्लैब रेट सेम है, ओल्ड रिजीम का स्लैब रेट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 5, फिर अगले 5 लाख पे 20, फिर 30। तो यहां पर आपको ओल्ड के हिसाब से टैक्स निकालना है। 23-24 में आपको ओल्ड के हिसाब से टैक्स निकालना है और 22-23 में और 24-25 में न्यू के हिसाब से टैक्स निकालना है। तो ये रहा न्यू का स्लैब रेट, न्यू का स्लैब रेट। तो 22-23 का टैक्स आप इसके हिसाब से निकालोगे और 24-25 का टैक्स आप इसके हिसाब से निकालोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैंने आपको समझाया, आपको क्या करना है मैंने आपको समझाया। मतलब एक बार 22-23 में इंक्लूडिंग एरियर एक्सक्लूडिंग एरियर टैक्स निकालो, 23-24 में इंक्लूडिंग एरियर एक्सक्लूडिंग एरियर टैक्स निकालो, 24-25 में इंक्लूडिंग एरियर एक्सक्लूडिंग एरियर आपने टैक्स निकालना है। ये काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालो। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 92560 माइनस 70,200, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 22,360। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। 179,400 माइनस 145,080, 34,320, 34,320। अब आप क्या करो सर, अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 117,520 माइनस 95,680, ये आ रहा है 21,840। इनको प्लस करो। सर प्लस क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये टैक्स ऑन एरियर्स है ना। अगर एरियर इन सालों में ही मिल जाते, अगर एरियर इन सालों में ही मिल जाते तो आपका टैक्स कितना बनता, 21,840, 34,320, 22,360। अगर ये एरियर रिस्पेक्टिव ईयर्स में मिल जाते तो आपका टैक्स बनता 7,8,520। लेकिन आप अभी कितना दे रहे हो, 1,04,520 दे रहे हो। तो आपको रिलीफ कितने की मिलेगी, 1,04,520 माइनस 7,8,520, आपको रिलीफ मिल जाएगी 26,000 रुपए की। और ये रिलीफ किस में से मिलती है, टैक्स लायबिलिटी में से मिलती है। पहले आप इनकम टैक्स पेबल निकाल लो, इंक्लूडिंग सेस वगैरह है ये, और उसके बाद आप यहां पे रिलीफ क्लेम कर लो। दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे, ठीक है। एक बार वापस से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा। हमने क्लास में ऑलरेडी ये टॉपिक कर रखा है, क्लास में ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कर रखा है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है सर, मिस्टर के इज अ 48 ईयर्स ओल्ड रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट है भाई अपना। द डिटेल्स ऑफ द इनकम अर्न्ड फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 फ्रॉम द डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आर एस अंडर, ठीक है। इसकी अलग अलग सोर्सेस की इनकम्स आपको बता रखी हैं। इसके दो बिजनेसेस चलते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चलता है जिसमें इसके पास 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है, और इसका एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस है जिसमें इसके पास 7 लाख रुपए का लॉस है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस आप
नॉन स्पेक्युलेटिव से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो राजा बेटा आपका ये 7 लाख रुपए का जो लॉस है ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा। इसके बाद कहता है कि ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹2,15,000 फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी। इसकी एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है और वहां से इसको 2,15,000 रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है। ऑल्सो ही अर्नड अ इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस। फॉर अर्निंग दिस इनकम इसने 5,000 रुपए के एक्सपेंसेस करे हैं। आपको याद होगा OMRH की इनकम, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेस, ये आपकी कैजुअल इनकम नहीं होती। आप स्टड फार्म चलाते हो जहां पर आप हॉर्सेस को ओन और मेंटेन करते हो, तो OMRS से आपने 50,000 रुपए की इनकम कमाई है और ये कमाने के लिए आपने 5,000 रुपए का खर्चा किया है, यानी कि OMRH से आपके पास 45,000 की इनकम है और ये आपकी अदर सोर्सेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है राजा बेटा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है ही अर्नड अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ 50,000 from the equity shares sold on 10th May 2024 on which STT was paid। तो आपके पास 50,000 रुपए की इनकम हुई है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। एक मिनट रुकिएगा, कॉल लेना जरूरी है। हाँ जी, तो आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 50,000 रुपीज का है एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है आपके पास 75,000 का ऑन द अदर असेट सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2024। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या किसी भी इनकम से, तो ये वाला लॉस भी आपका क्या हो जाएगा सर? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो एक आपका स्पेक्युलेटिव का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया और एक आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद कहता है के ने डिवोर्स ले लिया है अपनी वाइफ से, डिवोर्स ले लिया है अपनी वाइफ से इन अप्रैल 2024 एंड द कस्टडी ऑफ देयर माइनर सन इज गिवन टू मिसेस के। फॉलोइंग द डिवोर्स ही ट्रांसफर्ड द ओनरशिप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द प्रॉपर्टी जनरेटेड द रेंटल इनकम ऑफ 5 लाख। तो अब क्या इस 5 लाख की क्लबिंग होगी? द आंसर इज नो, इस 5 लाख की क्लबिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी क्लबिंग में कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को असेट ट्रांसफर करी है फॉर द एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रहने के लिए, डिवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है और सेपरेशन के चलते अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो वहां पर क्लबिंग नहीं होगी। दूसरी एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि क्लबिंग तभी होती है जब आप असेट को ट्रांसफर करें और जब इनकम जनरेट हो, दोनों वक्त आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो एक बार डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खत्म हो गया। अब उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगी वो मिसेस के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वो आपके मिस्टर के हाथ में क्लब नहीं होगी। तो ये वाले पॉइंट में आपको कोई क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कहता है कि के ने डिपॉजिट किया है 50,000 रुपीज एवरी मंथ इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ माइनर सन। तो के जो है वो अपने माइनर सन के अकाउंट में 50,000 रुपए महीना ट्रांसफर कर रहा है और वहां से इंटरेस्ट इनकम 25,000 रुपए की जनरेट हो रही है सन के बैंक अकाउंट से। तो राजा बेटा क्या माइनर सन के पास जो इंटरेस्ट आ रहा है इसकी क्लबिंग क्या मिस्टर के हाथ में होगी? सर नहीं होगी। अगर डिवोर्स हो जाता है तो जो भी पेरेंट माइनर सन को या माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होता है उसी के हाथ में इनकम क्लब होती है। तो माइनर सन की कस्टडी किसको दे दी गई है? मिसेस के को दे दी गई है, वाइफ को दे दी गई है। तो सर ये जो इंटरेस्ट माइनर सन के अकाउंट में एक्रू हो रहा है ये मिसेस के हाथ में टैक्सेबल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा मिस्टर के जमा कर रहे हैं उसके बैंक अकाउंट में, क्योंकि पूरे क्लबिंग वाले चैप्टर के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो ये कहता हो कि अगर हमने माइनर सन के अकाउंट में या माइनर चाइल्ड के अकाउंट में पैसा जमा किया है तो इनकम हमारे हाथ में टैक्सेबल होगी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। माइनर चाइल्ड जो इनकम अर्न करता है वो उस पेरेंट के हाथ में टैक्सेबल होती है जिसकी इनकम ज्यादा है। लेकिन अगर पेरेंट्स अलग हो चुके हैं तो जो पेरेंट माइनर चाइल्ड को मेंटेन कर रहा है उसके हाथ में क्लबिंग होती है। तो अगेन यहां पर भी कोई क्लबिंग नहीं होगी। ये पॉइंट भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहां पर भी कोई क्लबिंग नहीं होगी।
इसके बाद कहता है कि इसने 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करे हैं टू द इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड इनकर करा है 30,000 का एक्सपेंडिचर ऑन द एडवर्टीजमेंट इन द ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। देखो, इलेक्टोरल ट्रस्ट को आपने जो 2 लाख रुपए दिए हैं, इसका आपको 80 जीजीसी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन जो आपने पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में पैसा डाला है एडवर्टीजमेंट के लिए, इसका आपको कोई भी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा। इसके बाद कहता है he authored an investment portfolio book and received a royalty income of 4,10,000 during the year 24-25 from a publisher. The royalty is calculated at 16% of the book sale value. He incurred 60,000 as a expenditure for earning this income. Out of the total royalty, 2,90,000 is remitted to India by 31st August 2025 and the balance remained in abroad till 30th September 2025. तो रॉयल्टी इनकम आपकी अदर सोर्स की इनकम होती है। रॉयल्टी इनकम आपकी अदर सोर्स की इनकम होती है। आपने 4,10,000 रुपए की रॉयल्टी कमाई है और 4,10,000 की रॉयल्टी कमाने के लिए आपने 60,000 रुपए का खर्चा किया है, यानी कि रॉयल्टी इनकम जो आपकी अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होगी वो आपके पास टैक्सेबल होगी 3,50,000 रुपए की। इसके अलावा आपको याद रहेगा, पहले मैं देख लूं, हाँ, असेसी ने क्या करा है, शिफ्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट रिजीम से, यानी कि ओल्ड रिजीम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको याद रहेगा कि आपके पास एक सेक्शन हुआ करता है 80 QQB जो आपको रॉयल्टी का डिडक्शन दिलवाता है। तो आपको यहां पे जीटीआई में से 80 QQB की डिडक्शन भी मिलेगी। आपको कंप्यूट करके बतानी है टोटल इनकम ऑफ मिस्टर के। डिफॉल्ट रिजीम से उन्होंने ऑप्ट आउट कर लिया है। एज्यूम करना है कि जो के की टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग द माइनर इनकम इज हायर देन दैट ऑफ हिज वाइफ। इस पॉइंट की कोई रिलेवेंस ही नहीं है क्योंकि क्लबिंग तो होनी ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पर जल्दी से इनकम कैलकुलेट करके बता देता हूं कि हमारी इनकम यहां पर कितनी निकल कर आ रही है। इनकम कितनी निकल कर आ रही है, सबसे पहले अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास पीजीबीपी हेड में 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है। पीजीबीपी हेड में आपके पास 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है और एचपी वाले हेड में आपके पास 2,15,000 का लॉस है। तो ओल्ड रिजीम में हमने पढ़ा हुआ है कि सर 2 लाख रुपए तक का लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं 2 लाख रुपए का लॉस इस 10 लाख से एडजस्ट कर लेता हूं। तो यानी कि मेरी पीजीबीपी में इनकम कितनी रह जाएगी सर, आपकी पीजीबीपी में इनकम 8 लाख रुपए की रह जाएगी और यहां पे मेरा 15,000 का जो लॉस बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्यूलेटिव वाला लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास कैपिटल गेन में 50,000 रुपए की इनकम है। कैपिटल गेन में मेरे पास 50,000 की इनकम है और अदर सोर्सेस में मेरे पास 2 इनकम है। एक मेरे पास OMRH की इनकम है 45,000 रुपीज की और एक मेरे पास रॉयल्टी की इनकम है 3,50,000 रुपए की। 3,50,000 रुपए की, सबको जोड़ दो, 8 लाख प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 350, मेरे पास 12,45,000 रुपीज का जीटीआई आ जाएगा। मेरे पास 12,45,000 रुपीज का जीटीआई निकल कर आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने यहां पे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप यहां पर देखेंगे तो मेरा जीटीआई 12,45,000 आएगा। 12,45,000 कैसे आया, मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से मेरे पास 10 लाख रुपए आए थे, इसमें से मैंने एचपी का लॉस 2 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया, 8 लाख रह गए। कैपिटल गेन में 50,000 आ गए। अदर सोर्सेस में OMRH और रॉयल्टी इनकम आ गई। कौन कौन से लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए, स्पेक्यूलेटिव का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया, इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था वो भी मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद अब डिडक्शंस की बात करते हैं। तो आपको 80 जीजीसी में आपने जो इलेक्टोरल ट्रस्ट को 2 लाख रुपए दिए थे, आपको उसका डिडक्शन मिल गया। अब आपको 80 QQB में डिडक्शन मिलेगी। अब 80 QQB की डिडक्शन के लिए हमने क्या पढ़ रखा है सर 80 QQB की डिडक्शन के लिए हमने पढ़ रखा है कि जो रॉयल्टी हमें लेनी होती है वो मैक्सिमम हमें 15% की लेनी होती है।
अगर आपको 15% से ज्यादा रॉयल्टी मिल रही है तो डिडक्शन पर्पस के लिए आप उस एक्सेस को कंसीडर नहीं करोगे, आप केवल 15% को कंसीडर करोगे। तो आपको 4,10,000 रुपए की रॉयल्टी मिली थी, वो 16% के लिए थी, तो 15 के लिए कितनी होगी? यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो यूनिटरी मेथड जब आपने लगाया तो 15% आपके पास निकल कर आया 384,375। ठीक है। अब सर फॉरेन की रॉयल्टी है, तो फॉरेन की रॉयल्टी के लिए एक कंडीशन होती है, जितना फॉरेन का रॉयल्टी आपको 30 सितंबर तक मिलता है केवल उसी को डिडक्शन पर्पस के लिए कंसीडर करा जाता है। तो 30 सितंबर तक आपके पास 290 ही आया है, तो इन दोनों में जो लोअर है, इन दोनों में जो लोअर है उसी को लिया जाएगा, या फिर आप कह लो कि इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आपकी डिडक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। कितने पे? 290 पे, 290 पे, 290 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। और 60,000 रुपए का आपने जो खर्चा किया है वो आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो, तो उसे यहां पर माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 80 QQB के अंदर आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 230 की मिलेगी। सेम ऐसा डिट्टो क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है। आपके मॉड्यूल में जो 80 QQB का क्वेश्चन दिया है ना, आप जाकर देखो, सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, आप उसको देखो। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, 80 QQB वाला, ये जो एडजस्टमेंट है ये क्लास में कर रखा है। ठीक है। तो आपकी GTI में से ये दो डिडक्शंस माइनस हो जाएंगी और आपका 8,15,000 रुपए आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन की जो मेन जान थी वो ये क्लबिंग वाले पॉइंट थे कि यहां पर क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या क्या पूछ लिया, सेट ऑफ भी पूछ लिया, क्लबिंग भी पूछ लिया, और ऑब्वियसली आपसे डिडक्शन तो पूछ ही ली उसने। तो एक ही क्वेश्चन में तीन चीजें उसने पूछ ली, सेट ऑफ, क्लबिंग और डिडक्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, TDS का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी एंड डिटरमाइन द amount of tax deduction at source as per Income Tax Act for the assessment year 25-26 in the following situation. ABC Limited, having its registered office in Noida, organized annual company function at its Gurgaon office. For this purpose, the company engaged Beta Private Limited. Company engaged Beta Private Limited to arrange the road transport for its employees from Noida to Gurgaon and back, for which पेमेंट ऑफ 25,000 हैज टू बी मेड। तो एबीसी लिमिटेड क्या कर रहे हैं? एबीसी लिमिटेड बीटा को 25,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। एबीसी लिमिटेड बीटा को 25,000 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फिर इसके बाद कहता है फर्दर एबीसी लिमिटेड ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विद बीटा फॉर प्रोवाइडिंग द केटरिंग सर्विसेज एट द फंक्शन फॉर ₹90,000। फिर कहता है कि एबीसी लिमिटेड ने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया, एबीसी लिमिटेड ने एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया, किसके साथ? बीटा लिमिटेड के साथ, जिसमें उसको केटरिंग का काम दे दिया। 90,000 रुपए का इसको केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब याद करो, हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 194C। 194C कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को, ये पेयर है, ये पेई है, ये पेयर है, ये पेई है, कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है और उसके लिए वो पेई को पैसा दे रहा है, अगर सिंगल पेमेंट अप टू 30,000 है और साल भर में एग्रीगेट पेमेंट अप टू 1 लाख है, तो वहां पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। सिंगल पेमेंट 30,000 है, एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख तक है, तो वहां पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यहां पर ये जो 30,000 और 1 लाख की लिमिट है, ये पर पेई है, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब एबीसी लिमिटेड
अगर साल भर में बीटा को 1 लाख रुपए तक का पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट का हो चाहे वो 10 कॉन्ट्रैक्ट का हो, एबीसी लिमिटेड अगर बीटा लिमिटेड को साल भर में एग्रीगेट में 1 लाख रुपए तक का पेमेंट करते हैं, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्ट का हो चाहे वो 10 कॉन्ट्रैक्ट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, साल भर में अगर 1 लाख रुपए तक की पेमेंट है तो वहां पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमने बीटा को जो पेमेंट करी है, हमारे 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट 25,000 का है, एक कॉन्ट्रैक्ट 90,000 का है। लेकिन अगर आप एग्रीगेट में देखो तो एग्रीगेट में हम कितनी पेमेंट कर रहे हैं सर? एग्रीगेट में हम 1,15,000 की पेमेंट कर रहे हैं। आपको इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट नहीं देखनी होती, आपको एग्रीगेट देखना होता है। तो आपने साल भर में बीटा को 1 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है, तो आपको इस 1,15,000 पे 2% का टीडीएस काट के चलना पड़ेगा। कौन से सेक्शन में? 194C में आपको ये काट के चलना पड़ेगा। तो आप जरा देखिए, यहां पे आपको आंसर में वही बताया गया है कि सर आपको यहां पे 1,15,000 पे 2% का टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी कि 2,300 रुपए का टीडीएस यहां पे कटेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, विजय हेल्थ सॉल्यूशन एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, टीपीए है। ये पेमेंट करते हैं वेरियस हॉस्पिटल्स को ऑन बिहाफ ऑफ अ इंश्योरेंस कंपनीज। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन्होंने जो टोटल पेमेंट करी है विजय हेल्थ सॉल्यूशन को, द टोटल पेमेंट मेड बाय द विजय हेल्थ सॉल्यूशन टू द लाइफ केयर हॉस्पिटल इज फॉर ₹12 लाख। तो याद करो, हॉस्पिटल्स को हम जो पेमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में कौन होते हैं? डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल्स होते हैं। तो मतलब हम हॉस्पिटल को जो पेमेंट कर रहे हैं वो प्रोफेशनल पेमेंट कर रहे हैं। सेक्शन 194J यहां पे लगेगा। अगर आपको ध्यान हो तो नोट्स में एडिशनल पॉइंट में ये टीपीए का जिक्र आता है कि टीपीए एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पर हॉस्पिटल्स के जो कैशलेस क्लेम्स होते हैं उनको सेटल करता है। जैसे अगर मैं बीमार हो गया और मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं और मेरा मेडिकल इंश्योरेंस है, तो हॉस्पिटल वाले को पैसा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, जिससे मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है। तो मेडिकल इंश्योरेंस ये क्लेम को सेटल करने के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की मदद लेती है, जिसको टीपीए बोलते हैं। ये टीपीए क्या करते हैं? एक तरीके से मान लो ये इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट होते हैं। टीपीए किसको पेमेंट करते हैं? टीपीए पेमेंट करते हैं हॉस्पिटल्स को। तो टीपीए जब हॉस्पिटल्स को पेमेंट करते हैं तो यहां पर 194J का टीडीएस लगता है, यानी कि इस 12 लाख पे 194J का 10% का टीडीएस लग जाएगा, विच मीन्स कि 1,20,000 रुपए का टीडीएस यहां पे काटा जाएगा। 194J में 10% का टीडीएस, यानी कि 1,20,000 का टीडीएस यहां पे काटा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है अब आपके पास आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, जो कि टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का आपका क्वेश्चन है। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी सा, सिंपल सा, प्यारा सा यहां पर क्वेश्चन आपको दिया गया है। वैभव एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिनकी एज 46 ईयर्स की है, engaged in the business of plywood and sculpture, maintains his books of account under section 44AB। इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो 44AB के अंदर क्या कर रखी है राजा बेटा? 44AB के अंदर इन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रखा है। अच्छा सर, आगे क्या कहता है? He follows the mercantile system of accounting। mercantile system of accounting जो है वो यहां पर फॉलो करी जा रही है। ठीक है, एंड रेगुलरली फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इनकम। तो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है और रेगुलरली अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भी फाइल करता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है नेट प्रॉफिट 51,42,000 का, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 51,42,000 का आ रहा है, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। डेबिट मतलब कुछ खर्चे आपने पीएल में डेबिट कर रखे हैं, क्रेडिट मतलब कुछ इनकम्स आपने पीएल में क्रेडिट कर रखी। पहला आइटम क्या है? ड्यूरिंग द ईयर वैभव ने एक प्रोफेशनल सर्विस ली है फ्रॉम द लॉयर इन रिलेशन टू अ बिजनेस डिस्प्यूट। द लीगल फीस वॉज अमाउंटेड टू 1 लाख,
जिसपे टैक्स इन्होंने डिडक्ट कर लिया है ऑन टाइम बट डिड नॉट डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट विद इन द ड्यू डेट। तो आपको टीडीएस का पैसा कब तक जमा करना होता है? रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा करना होता है। रिटर्न फाइलिंग डेट तक आपको टीडीएस का पैसा जमा करना होता है, लेकिन आपने ड्यू डेट तक टीडीएस का पैसा जमा नहीं करा। टीडीएस आपने लेटर ऑन जमा किया 15 नवंबर 2025 को। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई ऐसी पेमेंट है जिसपे टीडीएस के प्रोविजंस लगते हैं और अगर आपने टीडीएस टाइम से नहीं काटा या फिर काटने के बाद टाइम से जमा नहीं किया तो 30% खर्चा आपको डिसअलाउ हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपए आपके पीएल में पड़े हुए हैं उसका 30% जब डिसअलाउ हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 लाख का 30% इज 30,000 रुपीज एड बैक हो जाएंगे, यानी कि आपके डिसअलाउ हो जाएंगे। अगला है, वैभव ने रिनोवेट करवाया अपना ऑफिस, एंगेजिंग द सर्विस ऑफ हिज ब्रदर एज द एग्जिस्टिंग ऑफिस प्रीमाइसेस हैज बिकम वेरी ओल्ड एंड रिक्वायर्ड रिफर्बिशमेंट। द टोटल पेमेंट मेड फॉर द रिनोवेशन इज 250, जबकि रीजनेबल पेमेंट है केवल 1,50,000 रुपए। तो आपने ब्रदर को मतलब कि रिलेटिव को एक्सेसिव पेमेंट करी। रीजनेबल पेमेंट है 1.5 लाख की, लेकिन आपने 2.5 लाख की पेमेंट करी। तो पेमेंट टू रिलेटिव जब एक्सेस होती है तो एक्सेस पेमेंट को डिसअलाउ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 48(2). तो ये 1 लाख रुपए आपके डिसअलाउ कर दिए जाएंगे, यानी कि आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिए जाएंगे। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि आपने गुड्स परचेस करे थे 30,000 रुपीज के फ्रॉम विष्णु एंड कंपनी, एक माइक्रो एंटरप्राइजेस से 1 मार्च को। अकॉर्डिंग टू रिटन एग्रीमेंट आपको इसका पेमेंट करना चाहिए था 5 अप्रैल को, लेकिन आपने पेमेंट करा 15 अप्रैल को। तो सर सेक्शन 43B कहता है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से अगर आपने माल खरीदा है तो उनको टाइम से पेमेंट करनी है। अगर उनको पेमेंट लेट करोगे तो खर्चा उस ईयर में अलाउ होगा जिस ईयर में पेमेंट हुई है। तो पेमेंट की ड्यू डेट थी 5 तारीख, लेकिन पेमेंट आपने करी 15 तारीख को, मतलब लेट पेमेंट करी। लेट पेमेंट करी तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। किस ईयर में अलाउ होगा? जिस ईयर में आपने पेमेंट करी। पेमेंट आपने 15 अप्रैल 25 को करी, यानी कि आपको डिडक्शन कब मिलेगी? 25-26 में मिलेगी। 24-25 में आपको ये 30,000 रुपए का खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सेक्शन 43B लग जाएगा कि आपने एमएसएमई को पेमेंट टाइम से नहीं किया। अगला पॉइंट क्या कहता है? डेप्रीसिएशन एज पर पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में आपने जो डेप्रीसिएशन डाल रखा है वो 13,66,000 डाल रखा है। तो बुक्स का डेप्रीसिएशन हम रिवर्स कर देते हैं, जो इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन होगा हम वो क्लेम कर लेंगे। 13,66,000 रुपीज आपने रिवर्स कर दिया। इसके बाद कहता है एज पर रीस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट विद द बैंक, the bank has converted the unpaid interest of 6 lakh into a new loan account repayable in 20 equal annual installment. The first installment was paid in March. Vaibhav claimed entire interest of 6 lakh as a expense while computing his business income. तो जब बैंक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को एक नए लोन में कन्वर्ट करता है तो उसको पेमेंट नहीं माना जाता है, लेकिन वैभव ने इसको पेमेंट मान लिया है और वैभव ने ये 6 लाख रुपए को पीएल में डेबिट कर दिया है। तो वैभव भैया ने गलती करी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को जब लोन में कन्वर्ट करा जाता है तो ये पेमेंट नहीं मानी जाती। इस नए लोन की आपने जितनी इंस्टॉलमेंट दी होती है उन्हें पेमेंट माना जाता है। तो सर ये 6 लाख रुपए को आपको 20 किस्तों में देना है। ये 6 लाख रुपए को आपको 20 किस्तों में देना है और आपने पहली किस्त मार्च 25 में दी है, मतलब 24-25 में आपने एक ही किस्त दी है। तो 6 लाख रुपए को 20 किस्तों में देना है, यानी कि एक किस्त 30,000 रुपए की है। 24-25 में आपने केवल 30,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करा है, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी 24-25 में वो केवल 30,000 रुपए की ही मिलेगी, केवल 30,000 रुपए की ही मिलेगी। आगे क्या कहता है? डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 12 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स के हिसाब से आपका डेप्रीसिएशन 12 लाख रुपए है, माइनस कर दीजिए। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद कहता है कि आपने 50,000 रुपए टीयर 1 एनपीएस में डाले हैं ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इसमें आपको 80CCD का डिडक्शन मिल जाएगा। आपने 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट में 1.5 लाख रुपए जमा किए हैं,
यानी कि 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद कहता है कि आपने 90 न्यू एम्प्लॉइज हायर करे हैं ड्यूरिंग द ईयर। 90 न्यू एम्प्लॉइज आपने हायर करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें से 20 एम्प्लॉइज आपने अप्रैल में रखे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 24,000 की तनख्वाह मिलती है। 25 एम्प्लॉय मई में रखे हैं, कैजुअल एम्प्लॉइज हैं, 24,500 की तनख्वाह मिलती है। 30 एम्प्लॉइज अगस्त में रखे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 26,000 की तनख्वाह मिलती है। 15 एम्प्लॉइज सितंबर में रखे हैं, कैजुअल एम्प्लॉइज हैं, 23,500 की तनख्वाह मिलती है। रेगुलर एम्प्लॉइज जो है वो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि कैजुअल एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट नहीं करते। यहां पे आपको 80JJAA लगाना है। 80JJAA कहता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर किया है, उनको जो आप तनख्वाह दोगे उसका आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन जो आपके एडिशनल एम्प्लॉइज हैं उनमें वो वाले एम्प्लॉइज नहीं आएंगे जिनको आपने 240 दिन से कम काम पे रखा है, या फिर वो एम्प्लॉइज नहीं आएंगे जो आपके आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो आपके जो कैजुअल एम्प्लॉइज हैं ये आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो कैजुअल एम्प्लॉइज का आपको 80JJAA नहीं मिलेगा। वो वाले एम्प्लॉइज भी एडिशनल एम्प्लॉइज में नहीं आते जिनकी तनख्वाह 25,000 से ज्यादा है, तो ये 26,000 वाला है, ये भी आपके 80JJAA में नहीं आएगा। यानी कि आपके एडिशनल एम्प्लॉइज की डेफिनेशन में ये वाले केवल 20 एम्प्लॉइज ही कवर हो पाएंगे, विच मींस आपको 80JJAA में कितना डिडक्शन मिलेगा? आपको 80JJAA में डिडक्शन मिलेगा 20 इंटू 24,000 इंटू 12 मंथ इंटू 30%। 20 इंटू 24 इंटू 12 इंटू 30%। आपको डिडक्शन मिलेगा 17,28,000 रुपये। 17,28,000 रुपीज का आपको 80JJAA में डिडक्शन मिलेगा। आगे क्या कहता है? आगे कहता है वैभव के पास स्कल्पचर है, वैभव के पास स्कल्पचर है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट एक्वायर्ड इन जनवरी 2015 फॉर 180। लेटर इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही स्टार्टेड स्कल्पचर बिजनेस एंड कन्वर्टेड दीज कैपिटल असेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। लो जी, इन्होंने जनवरी 15 में स्कल्पचर खरीदे थे। जनवरी 15 में इन्होंने स्कल्पचर खरीदे थे। स्कल्पचर इन्होंने खरीदे थे, कितने रुपए के खरीदे थे? 1,80,000 रुपए के खरीदे थे। फिर 2023-24 में इन्होंने इन्हें कन्वर्ट कर दिया इनटू एसआईटी। इन्होंने इन्हें कन्वर्ट कर दिया इनटू एसआईटी। जब एसआईटी में कन्वर्ट किया तो फेयर मार्केट वैल्यू 3,50,000 थी। तो अब ये 350 के दो रोल हो जाएंगे। ये 350 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, और ये 350 आपका कॉस्ट बन जाएगा ऑफ एसआईटी। बाद में आपने क्या किया? सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड द एसआईटी ऑन 10 जून 2024 फॉर 5 लाख। तो 10 जून 2024 यानी कि 24-25 में आपने ये एसआईटी को सोल्ड कर दिया फॉर ₹5 लाख, फॉर ₹5 लाख, फॉर ₹5 लाख। अब बाबू याद करो अपना कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट। कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब कैपिटल असेट को आप कन्वर्ट करते हो इनटू एसआईटी तो आपका कैपिटल गेन निकलता है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है जिस ईयर में कन्वर्टेड एसआईटी बिकेगा। जिस ईयर में कन्वर्टेड एसआईटी बिकेगा उस ईयर में दो इनकम निकलेंगी, एक कैपिटल गेन की इनकम निकलेगी और एक आपकी पीजीबीपी की इनकम निकलेगी। पीजीबीपी में कितनी इनकम आएगी? 5 लाख रुपए की आपने एसआईटी बेची है, इस एसआईटी की कॉस्ट 350 की है, यानी कि पीजीबीपी में आपकी 1.5 लाख रुपए की इनकम निकलेगी। पीजीबीपी में आपकी 1.5 लाख की इनकम निकलेगी और आपका कैपिटल गेन निकलेगा। और कैपिटल गेन निकालने के लिए आप इंडेक्सेशन करोगे, क्योंकि ट्रांसफर जो आपने करा है वो 2023-24 में करा है। इंडेक्सेशन 23 जुलाई 24 के बाद बंद हुआ है। 23 जुलाई 24 के बाद बंद हुआ है, उससे पहले इंडेक्सेशन होता था। तो यहां पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी 350 ले ली जाएगी और इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस किया जाएगा। 14-15 का इंडेक्सेशन फैक्टर 240 है, 23-24 का 348 है। तो 1,80,000 आपकी कॉस्ट है,
इंटू 348 डिवाइड बाय 240, ये आपका कैपिटल गेन आएगा। 180 इंटू 348 डिवाइड बाय 240, 2,61,000। 350 माइनस 261, आपका कैपिटल गेन जो निकल कर आएगा वो 89,000 का निकल कर आएगा, और इस पे आपको 20% से टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से पहले का है। अब मैं आपको पीजीबी, और कुछ क्वेश्चन में गिवन है? नहीं, क्वेश्चन में और कुछ नहीं गिवन है। तो इसको आप जोड़ लोगे तो आपके पास पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। इसको आप जोड़ लोगे, आपके पास पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था। तो ये देखिए, ये आपके पास पीजीबीपी की जो इनकम निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 61,88,000। ये सारा कार्यक्रम करने के बाद, ये सारा कार्यक्रम करने के बाद प्रोफेशनल फीस नॉट डिपॉजिटेड को ऐड कर दिया, पेमेंट टू रिलेटिव, एमएसएमई की पेमेंट डिले हो गई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट को जो लोन में कन्वर्ट कर दिया, एक इंस्टॉलमेंट आपने पे करी, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, स्केल ऑफ स्कल्पचर, ये आ गई, और 89,000 का आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। ये भी मैंने आपको निकाल के दे दिया, 89,000 का कैपिटल गेन आ जाएगा। जीटीआई आपके पास 62,77,000 की। असेसी ने अपने पास शिफ्ट आउट किया है फ्रॉम द डिफॉल्ट रिजीम, शिफ्ट आउट किया है फ्रॉम द डिफॉल्ट रिजीम, यानी कि आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 3 डिडक्शन है। 80C में आपने एफडी कराई है, 80 सीसीडी आपने एनपीएस में पैसा जमा किया है, और 80 डबल जे डबल ए का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये डिडक्शन लेने के बाद आपके पास टोटल इनकम जो निकल कर आएगी, टोटल इनकम आ जाएगी 43,49,000। टोटल इनकम आपके पास निकल कर आएगी 43,49,000 रुपीज की। दिस इज योर टोटल इनकम। और टोटल इनकम पे अब आपको टैक्स निकालना है, टैक्स निकालना आपको आता है। अच्छा, एक चीज समझना, टोटल इनकम 4349। एक चीज समझना, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन में 35 एडी का डिडक्शन गिवन हो, जब भी आपको क्वेश्चन में 80 डबल जे डबल ए का डिडक्शन गिवन हो, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सेक्शन 10 डबल ए का डिडक्शन गिवन हो, यहां पर आपके एएमटी के प्रोविजंस लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन में 80 डबल जे डबल ए की डिडक्शन थी, तो यहां पर आपके एएमटी के प्रोविजन लिख लेंगे। एएमटी के प्रोविजन कहते हैं कि आपको एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी पड़ेगी? जो भी टोटल इनकम आ रही है एज पर रेगुलर प्रोविजन या फिर नॉर्मल प्रोविजन, वो पकड़ लो। नॉर्मल प्रोविजन से 4349 की इनकम आ रही है, इसमें ऐड कर दो सेक्शन 10 डबल ए का डिडक्शन, वो आपके पास है नहीं। ऐड कर दो डबल जे डबल ए का डिडक्शन, वो आपके पास था 1728। इसमें प्लस कर दो 35 एडी वाला डिडक्शन, वो है नहीं। इसमें माइनस कर दो डेप्रिसिएशन 35 एडी वाली असेट की। तो जब 35 एडी का डिडक्शन ही नहीं है तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। तो 4349 में 1728 आपने ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 60,77,000। अब आपको दो काम करने हैं। 4349 पे नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालना है, और 60,77,000 पे आपको एएमटी से टैक्स निकालना है। एएमटी पे टैक्स कैसे निकलता है? 18.5% से। तो ये देखिए, ये हमने नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स निकाला है 4349 पे। 4349 पे आपका टैक्स बना है 1152,360। फिर हमने एएमटी के प्रोविजन लगाए, एएमटी के हिसाब से आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आई 60,77,000। इसमें 18.5% लगाया, क्योंकि आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा की थी, तो इस पे 10% का सरचार्ज भी लग गया और इस पे सेस भी लग गया, राइट। तो अब आपका टैक्स निकला है 1286,137। और रूल क्या कहता है कि नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स आएगा या एएमटी से जो टैक्स आएगा, दोनों में जो हायर होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर आपका जो रेगुलर टैक्स है वो कम है और आपका एएमटी जो है वो ज्यादा है, तो यहां पर आपको एएमटी जो है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, और जितना आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करा है उसका आपको एएमटी का क्रेडिट मिल जाएगा।
तो आपने AMT पे करा है 1286,140, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स था 1152, डिफरेंशियल अमाउंट का आपको क्या मिल जाएगा, AMT का क्रेडिट। ये AMT का क्रेडिट आप कब यूज कर पाओगे, जब आपका नॉर्मल प्रोविजन से जो टैक्स है वो AMT से ज्यादा होगा, तब आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन क्लास में भी करा रखा है मैंने आपको, राइट। कोई ऐसा RTP में क्वेश्चन नहीं था जिसपे हमने क्लास में डिस्कशन ना किया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था। एक एक चीज आपकी क्लास में डिस्कस थी, एक एक पॉइंट आपका एग्जाम में क्लास में डिस्कस था। अगर आपने बढ़िया तरीके से क्लासेस को लगा रखा है, रिवीजन कर रखे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम निकल कर आया होगा, राइट। See you guys in the next session. Till then, take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.